जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज का लेक्चर आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा कंपनी लॉ पोर्शन का पहला लेक्चर है। मर्केंटाइल लॉ पोर्शन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। 51 लेक्चर्स में जो कंपनी लॉ पोर्शन होगा ये कंपैरेटिवली मर्केंटाइल लॉ पोर्शन से इसका सिलेबस कम है, ड्यूरेशन कम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है। अगर आप चैप्टर्स देखें तो मर्केंटाइल लॉ पोर्शन के आपको 15 चैप्टर्स मिलेंगे उस बुक में, और कंपनी लॉ की बुक में आपको 10 चैप्टर्स मिलेंगे। तो इसका मतलब लगभग 33% तो कम हो गया ये। और रफली एस्टिमेट करें तो मतलब 51 लेक्चर्स में अगर मर्केंटाइल लॉ कंप्लीट हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये लगभग 34 लेक्चर्स में कंपनी लॉ को लेंथ के लिहाज से कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ लेक्चर्स हमारे मज़ीद ज़्यादा लगेंगे प्रैक्टिस की वजह से। इसमें प्रैक्टिस के ऊपर हम ख़ास तवज्जो देंगे। इसमें चूँकि केस स्टडीज़ थोड़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ केस स्टडीज़ में ज़्यादा है। मर्केंटाइल लॉ पोर्शन में जो केस स्टडीज़ होती थी उनका स्टाइल तकरीबन मिलता जुलता होता था। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडीज़ में अमूमी तौर पे ऐसे होता था, एक बायर है, एक सेलर है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कभी हमसे बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता था क्या करना है, कभी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता था क्या करना है। लेकिन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र होता था और अक्सर उसकी ब्रीच होती थी। पार्टनरशिप में भी इसी तरह वो है, अक्सर जो 3 चैप्टर्स थे लेकिन जो केस स्टडीज़ थी वो ज़ाहिर है पार्टनर्स के गिर्द ही घूमती थी। इनकी आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो कंपनी लॉ की केस स्टडीज़ हैं ये अमूमी तौर पे हर चैप्टर की केस स्टडी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखती है और उसके मुताबिक उसकी केस स्टडी स्ट्रेस होती है। तो इसीलिए कंपनी लॉ में ख़ास तौर पे केस स्टडी की प्रैक्टिस हमने ज़्यादा करनी है। लेंथ वाइज देखें तो सिलेबस इसका सब्सटेंशियली कम है मर्केंटाइल लॉ की निस्बत, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो इसका जो टेक्निकल लेवल है वो थोड़ा सा मर्केंटाइल लॉ से ज़्यादा है, हायर है, ठीक है। तो उसमें लगभग मेरा अंदाज़ा है कि कोई 40-45 के दरमियान में लेक्चर्स चलेंगे, हो जाएंगे 40-45 के करीब लेक्चर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने प्रैक्टिस एक्सटेंसिव करनी है, ठीक है। हालांकि अगर उसी स्पीड के साथ चलें जिस स्पीड के साथ हमने मर्केंटाइल लॉ को कवर किया है और केस स्टडी की प्रैक्टिस भी उतनी रखें, क्योंकि उसमें भी केस स्टडी की प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि हमने कम की हो, केस स्टडी हम डेली करते रहे प्रैक्टिस। तो 34 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी थोड़ा केस स्टडी की प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा हो। इसकी दूसरी रीज़न ये भी है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कंपनी लॉ का पोर्शन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो उनके लिए चूँकि ये कंपनी लॉ का पोर्शन ही सारा पेपर है तो इसमें वो चांस नहीं ले सकते कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, कम हो जाए। उनको ज़ाहिर है प्रैक्टिस इस लेवल की करवानी है कि वो अगर कोई डिफ़िकल्ट पेपर भी आता है तो इंशाल्लाह उसको आसानी से अटैम्प्ट कर सके, इसीलिए उनके लिए भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। वापस आते हैं, अब आज हमारा पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, और याद रखिए इसका बेसिक कंसेप्ट सीख लेना ही सबसे मुश्किल कंसेप्ट है। यानी कंपनी होती क्या है, अगर आप ये समझ लेते हैं ना तो ये समझ ले पूरे कंपनी लॉ का सबसे अहम, सबसे ट्रिकी, सबसे डिफ़िकल्ट कंसेप्ट ही यही है। ये अगर आपको समझ आ जाए तो फिर बाकी कंसेप्ट्स इस लेवल के डिफ़िकल्ट नहीं है, वो भी लेकिन इस लेवल के डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, इस कंसेप्ट को, हालांकि ये पहला कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, मैं मुश्किल क्यों कह रहा हूँ, डिफ़िकल्ट क्यों कह रहा हूँ, वो इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो कभी आपने देखी नहीं होगी, जो कभी मैंने भी नहीं देखी। वो इसलिए नहीं देखी क्योंकि वो फिजिकली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ ऑन पेपर्स एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी चीज़ को जो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, किसको आपने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में समझाना, उसके फीचर्स बताना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन बहरहाल कोई इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन आप इसके साथ इंशाल्लाह कंफर्टेबल हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बल्कि शायद आपने इससे पहले इसका नाम सुना हो। क्या आपने इससे पहले किसी भी सब्जेक्ट में ये चीज़ पढ़ी है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी के बारे में पढ़ा हुआ है? एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा था?
I2B में, तो उसमें कंपनी के बारे में कुछ उन्होंने कुछ और बताया था। क्या क्या बताया था बेसिकली? आर्टिफिशियल पर्सन का नाम सुना है आपने? शाबाश, आधा काम तो हो गया। अनलिमिटेड लायबिलिटी या पर्सनल लायबिलिटी का नाम सुना है? बाकी रह क्या गया फिर? सबसे अहम चीज तो यही, नहीं पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है छुट्टी नहीं होने लगी आपको। चलिए, लेकिन फिर भी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर गुड थिंग है, फिर तो आपको आज के लेक्चर में ही इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। बिजनेस पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में भी आप अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना चाहे तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है, हो सकती है बिजनेस। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, और तीसरा कंपनी, या इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। इन शॉर्ट हम इसे कंपनी ही बोला करेंगे। जो हमारा मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन था वो इन 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा हुआ केस स्टडीज में क्या होता था, मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होते थे। वो कौन थे? वो इंडिविजुअल थे, सोल प्रोवाइडर्स थे। अक्सर आप देखें केस स्टडी में यही नाम होता है। चैप्टर 11 से 13 तक हमने पार्टनरशिप के बारे में स्टडी किया। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है और इस पे क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। कंपनी लॉ का जो पोर्शन है ये सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी पे अप्लाई होता है। इसमें से 50 मार्क्स का पेपर आपका अलग है, इसमें 50 मार्क्स का पेपर तकरीबन अलग है। ठीक है, ये 50 मार्क्स अलग, ये 50 मार्क्स। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमेशा रिक्वायरमेंट में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। क्या कॉमन है? कंपनी। किसी ना किसी कंपनी का नाम होगा, कंपनी उसमें लाजमी होगी। किसी भी कंपनी के बगैर केस स्टडी बन ही नहीं सकती जॉइंट स्टॉक कंपनी की। ठीक है जी। तो आइए जरा देखते हैं ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। वो आपको कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट्स बता रहा है कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। कहता है जो बिजनेस फॉर्म्स होती हैं वो 3 हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, जैसा मैंने अभी आपके सामने डिस्प्ले किया है। फॉन्ट साइज क्लियर है? एंड वाले स्टूडेंट्स बताइएगा फॉन्ट साइज क्लियर है या फॉन्ट साइज बढ़ा दे? बढ़ा दे फॉन्ट। ओके, चलिए। तो बिजनेस के फॉर्म्स 3, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक ही पर्सन ओनर होता है। इस ओनर का एक पर्सन को बिजनेस से अलग नहीं समझा जाता, इसे समझा जाता है ये बिजनेस कर रहा है, यही बिजनेस है, यही ओनर है, एक ही चीज है। यानी इस केस में बिजनेस और बिजनेस के ओनर्स एक ही चीज है, दोनों को सेपरेट नहीं समझा जाता। और इसमें ओनर की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पर्सनल लायबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस को कभी बिजनेस ने किसी से लोन लिया हुआ, बिजनेस पर्पस के लिए किसी से लोन लिया गया और बिजनेस को नुकसान हो गया, तो हालांकि लोन लिया गया है बिजनेस के लिए, लेकिन वो पे किसको करना पड़ेगा? ओनर्स को। ये है पर्सनल लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो दूसरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वह है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? ओनर्स की तादाद 1 से ज्यादा होती है, 2 से लेके नॉर्मली 20 तक होती है, कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन नॉर्मली 20 तक होती है। फर्क नंबर ऑफ ओनर्स का है, लेकिन लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम जैसे सोल प्रोप्राइटर। क्या कि बिजनेस और बिजनेस के जो मालिक है यानी पार्टनर्स, उनको एक ही समझा जाएगा, एक ही एंटिटी समझा जाएगा, एक ही चीज समझा जाएगा। जो बिजनेस है वो भी वही चीज है, जो बिजनेस के मालिक है वो भी वही चीज है, एक समझा जाएगा दोनों को। एक का मतलब ये है कि अगर बिजनेस के लिए लोन लिया गया और बिजनेस उस लोन को वापस नहीं कर पाया तो पार्टनर्स अपने घर से पैसे ला के उस लोन को वापस करेंगे। इसको बोलते हैं पर्सनल लायबिलिटी या इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है
कि अगर बिजनेस अपनी कोई लायबिलिटी पे नहीं कर पाया तो वो लायबिलिटी कौन पे करेगा? ओन बिजनेस ओनर्स। क्यों लायबिलिटी पे करेंगे? क्योंकि लॉ कहता है मेरी नजर में बिजनेस हो या आप हो एक ही बात है, एक ही पर्सन है, दोनों सेपरेट नहीं है। कानून की नजरों में बिजनेस और बिजनेस के मालिक एक ही हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक ही है और पार्टनरशिप में भी एक ही है। ये बात समझ आ रही? एक ही होने का मतलब क्या है कि जो बिजनेस की लायबिलिटीज हैं वो अगर बिजनेस में नहीं करता ओनर्स को पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो तीसरा टाइप ऑफ बिजनेस है ना, इसमें सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। तीसरी टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म है कंपनी। अगर आप कंपनी की शक्ल में बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाते हैं, सोल ट्रेडर के तौर पे नहीं, पार्टनरशिप के तौर पे नहीं रजिस्टर करवाते हैं, कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाते हैं, तो उसमें मेंबर ओनर्स की तादाद कहीं ज्यादा होती है। सोल ट्रेडर में तो एक है और पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा भी, और नॉर्मली 20 तक। एक्सेप्शनल केस में शायद 20 से ज्यादा हो जाए, वरना नॉर्मली 20 तक। जबकि कंपनी के केस में ओनर्स की तादाद की कोई लिमिट नहीं है। वो एक भी हो सकती है, वो 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, और इवन 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, 7000 भी हो सकते हैं। ओनर्स की तादाद की कोई लिमिट नहीं है कंपनी में। ठीक है। अच्छा, असल फर्क ये नहीं है कि इसमें ओनर्स की तादाद को ओपन कर दिया गया, फ्लेक्सिबल कर दिया गया। असल फर्क ये है कि कंपनी को एक सेपरेट पर्सन समझा जाता है ओनर से। कानूनी तौर पे लीगली कंपनी को ओनर से एक सेपरेट पर्सन समझा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर कंपनी कभी लोन ले, कंपनी बिजनेस के लिए लोन लिया जाए और कंपनी अपना वो लोन वापस ना कर सके, तो उसके ओनर्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। ओनर्स लोन पे करने के लिए लायबल। क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि लॉ कहता है कंपनी एक अलग पर्सन है, ओनर्स अलग पर्सन है। एक पर्सन की लायबिलिटी के लिए दूसरे को मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे कानूनी तौर पे अगर फर्ज कीजिए आपका भाई लोन ले और वो लोन पे ना कर सके, क्या बैंक आपसे लोन रिकवर करवा सकता है? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं करवा सकता? ये समझे, बैंक क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि कानूनी तौर पे आपका भाई वो अलग पर्सन है। समझे, उसका आईडी कार्ड अलग बना हुआ है, आप अलग पर्सन है, आपका आईडी कार्ड अलग है। एक के किए के लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं है। कंपनी के केस में कंपनी जो कुछ करेगी इसकी जिम्मेदार सिर्फ कंपनी है, उसके शेयर होल्डर नहीं है। हालांकि साल के बाद बेनिफिट उन्हीं को मिलता है, लेकिन फिर भी कानून की नजरों में कंपनी एक अलग पर्सन है। इसका मतलब है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन हासिल है। क्या प्रोटेक्शन हासिल है? कि अगर कंपनी ने अपना लोन वापस नहीं किया तो उसके लायबिलिटी ओनर्स पे नहीं है, ओनर्स उसको पे करने के लिए लायबल नहीं है। ओनर्स की लायबिलिटी पर्सनल नहीं है, ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। ये फर्क है। तो कुछ समझ आया? तो बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितनी हैं? 3। कौन कौन सी? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। इनमें एक डिफरेंस और नंबर ऑफ ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो इतना लीगल डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस नहीं है। जो असल टेक्निकल डिफरेंस है वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी बिजनेस के लोन हो सकता है उनको अदा करने पड़े। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी बिजनेस की लायबिलिटी शायद उनको पे करनी पड़े। लेकिन कंपनी के केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड नहीं है का मतलब क्या है?
कि अगर कंपनी के पैसे कंपनी अपना लोन पे नहीं कर पाई तो शेयर होल्डर ओनर्स उसका लोन पे नहीं करेंगे, लायबल नहीं है। रीजन समझे क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि कानून की नजर में कंपनी अलग पर्सन है, ओनर अलग पर्सन है। जिस पर्सन ने लोन लिया वही जिम्मेदार है, दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं है। ये बात समझ आती है आपको? चलिए, ये तो हुआ हमारा पहला कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फॉर्म। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि कंपनी को समझना है, कंपनी को समझने के लिए सबसे अहम जो नुकता है वो ये है, ये समझना कि ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है। सेपरेट लीगल पर्सन आपने समझ लिया, कंपनी को समझ लिया, कंपनी को समझ लिया, समझे, आधा कंपनी लॉ आपका कंसेप्चुअली क्लियर हो गया। तो क्या है ये सेपरेट कंपनी? क्या है? सेपरेट लीगल पर्सन। ठीक है, सेपरेट लीगल पर्सन। कंपनी कौन है जी? सेपरेट लीगल पर्सन। अब हमने इस टर्म को समझना है। नेक्स्ट टारगेट देखिए हमारा यही है, कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन या सेपरेट लीगल पर्सन। अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका क्या मतलब है, सेपरेट या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेपरेट लीगल पर्सन भी कह सकते हैं और इसको हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी कह सकते हैं। क्यों? ये सुनिए। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए पर्सन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, कोई भी शख्स, कोई भी शख्सियत, पर्सन, इंसान, पर्सन। जैसे मैं एक पर्सन हूं, आप भी एक पर्सन है। ठीक है, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी बर्थ होती है, उसके बाद हमारे आईडी कार्ड बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, फिर आईडी कार्ड बनता है, फिर हम बड़े होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त नहीं होती। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर अपनी मर्जी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी लॉ हमें एक पर्सन के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है और हमें कुछ राइट्स देता रहता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारी कुछ लायबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं जो हम पूरी करते हैं। तो हम इंसान, ह्यूमन एक पर्सन है। डन। अगला सवाल मेरा, क्या इस दुनिया में सिर्फ ह्यूमन ही पर्सन है? ह्यूमन के अलावा भी? अच्छा, बाकी जो लोग हैं उनको शायद लॉ में डिस्कस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, जिन भूत भी तो हैं या जानवर भी तो हैं, ये ह्यूमन नहीं है, जानदार है। लॉ ने लफ्ज पर्सन में कहा कि पर्सन सिर्फ और सिर्फ दो तरह के होंगे। एक ह्यूमंस, जब कभी किसी भी जगह पे लॉ में लफ्ज पर्सन लिखा हुआ है का मतलब क्या है? दो तरह के लोग, या तो ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब इंसान, हम लोग, इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। क्या बोलते हैं? नेचुरल। या तो ह्यूमन होंगे या लीगल पर्सन होंगे। या तो ह्यूमन होंगे यानी नेचुरल पर्सन, या लीगल होंगे यानी आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये ह्यूमन या नेचुरल पर्सन क्या है ये आपको पता है, ये हम लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, खाते पीते हैं, सांस लेते हैं। हम कौन हैं? हम भी पर्सन है। कौन से वाले पर्सन? नेचुरल पर्सन है हम। ठीक है, ह्यूमन नेचुरल पर्सन है। तो लॉ कहता है पर्सन दो तरह के होते हैं। पर्सन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नेचुरल पर्सन, ठीक है, यानी ह्यूमंस, और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? या आर्टिफिशियल पर्सन यहां से लीगल पर्सन भी कह सकते हैं, लीगल पर्सन भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन वो है जो इंसान तो नहीं है लेकिन कानून की नजरों में वो एक अलग शख्स है। इंसान नहीं है लेकिन कानून की नजरों में वो अलग शख्स है। आइंदा जब कभी आपके जहन में
ये लफ्ज आए ना आर्टिफिशियल पर्सन, तो आपके जहन में आना चाहिए इसका मतलब है एक रोबोट, ऐसा रोबोट जिसके हाथ पैर नहीं हैं, ऐसा रोबोट जिसके हाथ पैर नहीं है। वह समझ लिए पेपर के ऊपर बनाया हुआ है, यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कंपनी के अंदर उसके हेड ऑफिस में एक जगह पे मौजूद रहता है, रोबोट। तो आर्टिफिशियल पर्सन से जहन में क्या आना चाहिए, एक रोबोट जिसके हाथ पैर नहीं, हाथ पैर नहीं तो इसका मतलब है वो काम खुद नहीं कर सकता है, तो कंपनी है लेकिन वो अपने आप को खुद नहीं चला। तो बाज़ का ऐसा ना, लोग बड़े बीमार होते हैं, वो खुद चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, तो फिर क्या, उनके लिए कुछ सर्वेंट्स रखे जाते हैं जो उनको सर्व करते हैं, ठीक है, उनके जो भी ज़रूरी का वो। तो उसी तरीके से लॉ की नज़र में पर्सन दो तरह के हैं, एक नेचुरल पर्सन जो मैं और आप, और दूसरे कौन से, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए से, लॉ के जरिए। तो असल में जब कभी आपने कंपनी रजिस्टर करवानी होती है ना, सोल प्रोवाइडर के तौर पे बिजनेस करना है, नेचुरल पर्सन काफी है, पार्टनरशिप के तौर पे बिजनेस करना है, नेचुरल पर्सन काफी है, लेकिन अगर कंपनी फार्म में बिजनेस करना है तो आपको एक आर्टिफिशियल पर्सन लॉ के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, लॉ के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जो कंपनी जिसको बोल देंगे, ठीक है। तो कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे बिजनेस करने के लिए, अगर हम बिजनेस कंपनी में बिजनेस करना चाहे तो लॉ से रजिस्टर करवाना पड़ता है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने कंपनी फार्म ऑफ बिजनेस सेटअप करना है तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ना तो हम ये नहीं कहेंगे मिस्टर ए बिजनेस कर रहा है, मिस्टर बी बिजनेस कर रहा है, बल्कि हम क्या कहेंगे, कंपनी बिजनेस कर रही है। अच्छा, ये जो कंपनी है, जैसे आपने कभी कंपनी का नाम सुने, किन किन कंपनी के नाम सुने आपने, आपने फॉर एग्जांपल नेस्ले लिमिटेड, नेस्ले का नाम सुना होगा, लेकिन नेस्ले आपको ये कंपनी का जिक्र तो होता है, नाम भी मिलेगा, ये कभी आपको नजर नहीं आएगी। पीटीसीएल एक कंपनी है, नजर नहीं आएगी। होंडा, पेप्सी, ये कंपनीज हैं, लेकिन कभी आपको नजर क्यों नजर नहीं आएंगी, मतलब ऑफिस नजर आएगा क्या, ऑफिस का नाम मिले, लेकिन ये कोई शख्सियत एज शख्स, शख्सियत के तौर पे कभी नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं नजर आएगी, क्योंकि ये कागजों पे है, सिर्फ ये सिर्फ कागजों पे है, इसे ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन में फर्क समझ आ गया। नेचुरल पर्सन इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन है जो सिर्फ किताबों में जिंदा होते हैं, ऑन पेपर जिंदा होते हैं, और कानून की नजरों में तो उन्हें एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, हैसियत दी जाती है, लेकिन असल में उनकी कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये है कंपनी। तो पर्सन, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में फर्क समझ आया। तो बताइए कंपनी नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए इसे लीगल पर्सन बोला जाता है, लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी एक लीगल पर्सन है, ये बात समझ आ गई। अब दूसरा कंसेप्ट, सेपरेट का मतलब क्या है। सेपरेट का मतलब ये है कि ये अलग है, इसके ओनर्स अलग हैं, दोनों को अलग अलग रखना है, एक नहीं समझना। सोल प्रोवाइडरशिप में हम दोनों को एक समझते हैं, पार्टनरशिप में ओनर्स को और बिजनेस को एक समझते हैं, एक ने लोन लिया दूसरा पे करेगा, लेकिन कंपनी के केस में दोनों एक नहीं है, ओनर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, एक के किए लिए का दूसरा जिम्मेदार नहीं है। कंपनी ने लोन लिया, ओनर जिम्मेदार नहीं है उसे रीपे करने के लिए। क्यों नहीं है, कानून की नजर में दोनों अलग है, सेपरेट है। ये है सेपरेट लीगल पर्सन का कंसेप्ट। तो ये बात समझ आ गई। तो बताइए कंपनी के बारे में क्या कहा जाता है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन या सेपरेट लीगल पर्सन, एक ही बात है, ठीक है। लीगल पर्सन कौन होता है, जो नेचुरल ना हो। कंपनी एक ऐसा पर्सन है जो कि नेचुरल नहीं है, लीगल पर्सन है, और इसका स्टेटस इसके ओनर से अलग है। अलग का मतलब क्या है, ये जो भी करे,
ये किसी कॉन्ट्रैक्ट करे, कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी? अपने ओनर्स के नाम से करेगी कि अपने नाम से? क्योंकि अलग पर्सन है। ये किसी से पैसे लेगी, किसी को पैसे देगी, किसी से लोन लिया, किसी को लोन दिया। बताइए, किसी से लोन लिया, अदा करने के लिए खुद जिम्मेदार है कि ओनर्स? किसी का लोन दिया, रिसीव कौन करेगा? कंपनी। किसी को एम्प्लॉय के तौर पे अपॉइंट किया, तो एग्रीमेंट किसके साथ होगा? कंपनी के साथ। ठीक है। हाँ, कंपनी के अपने हाथ पैर नहीं होते, इसलिए कंपनी ने ये जो सारे काम करने हैं, करेगी कंपनी, जिम्मेदार कंपनी ही होगी, लेकिन खुद नहीं करेगी। इसके बिहाफ पे कुछ सर्वेंट्स रखे जाते हैं, इसके बिहाफ पे सर्वेंट्स रखे जाते हैं जो कंपनी के समझ लीजिए कहने के मुताबिक काम करते रहते हैं। कंपनी ने इधर जाना हो, उधर जाना हो, ये काम करना हो, वो काम करना हो, ये कंपनी के साथ साथ रहते हैं और कंपनी के बिहाफ पे वो काम करते रहते हैं। इन लोगों को बोला जाता है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन है? ऐसे लोग जो कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के लिए, कंपनी के नाम पे, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बहुत से काम करते हैं। ठीक है, वो कौन होंगे? डायरेक्टर। तो कंपनी ने जो भी एक्ट करेगी तो वो कंपनी के बिहाफ पे कौन कर रहा होगा असल में? डायरेक्टर्स। कुछ बात समझ आई आपको? चलें, अगर अभी तो अगर अभी बात समझ आई तो मुझे ये बताइए कि जो हमारे सामने स्ट्रक्चर मिला ना, स्ट्रक्चर। अच्छा चलें, एक इंटरेस्टिंग बात, आखिरी चीज, अगर प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो साल के एंड पे उस प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। टैक्स कौन देगा? कंपनी खुद देगी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स खुद देगी? कंपनी खुद देगी। चलिए, अच्छा अब जरा मुझे एक चीज बताइए, अभी तक हमने जो स्टडी किया है इस सारे स्ट्रक्चर को, तो अभी तक हमारे पास 3 तरह के पर्सन्स हमारे सामने आए। कितनी तरह के पर्सन्स? 3 तरह के पर्सन्स। ये है कंपनी, ठीक है, ये है कंपनी के मालिक, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, ओनर्स। जैसे पार्टनरशिप के ओनर्स को क्या बोलते थे? पार्टनर्स। जो कंपनी के ओनर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्यों बोलते हैं? इसमें लफ्ज शेयर से क्या मुराद है, होल्डर से क्या, ये अभी मैं डिस्कस करता हूं। पहले से कंपनी के, और दूसरे कौन लोग हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स का भी कंपनी से ताल्लुक है, डायरेक्टर्स का भी कंपनी से ताल्लुक है। पहले तो मुझे ये बताइए, आपके सामने छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसमें कितने पर्सन्स हैं? कितने पर्सन्स हैं? 3 पर्सन्स हैं। शाबाश। इसमें नेचुरल पर्सन कौन है और डायरेक्ट? आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? कंपनी। किसी भी एक पर्सन के एक्ट का दूसरा जिम्मेदार है? इसका ये जिम्मेदार नहीं, इसका ये जिम्मेदार नहीं, इसका ये नहीं, इसका ये नहीं, कोई एक दूसरा, हर एक पर्सन अपने अपने किए का खुद जिम्मेदार है। डन। शेयर होल्डर इस कंपनी के मालिक हैं। डायरेक्टर्स इस कंपनी के मालिक नहीं है, लेकिन इस कंपनी को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, रन करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा दुकान के मालिक कोई और होते हैं और दुकान को चलाने वाले बाज़ औक़ात कोई और। अच्छा, कभी कभार सेम भी हो जाते हैं, जो दुकान का मालिक है वो भी दुकान पे बैठा होता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि दुकान का मालिक कोई और है और दुकान को चला कुछ और लोग रहे होते हैं। तो जो लोग दुकान को, बिजनेस को चला रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स। और जो उसके मालिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। ये स्ट्रक्चर समझ आया? तो मुझे बताइए, ये दूसरा कंसेप्ट, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जरा इसको पढ़ के मुझे बताइए, समझ लगती है आपको जो लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम। कंपनी ने जब लोगों के साथ लेन देन करना है अपने नाम से करना है। कंपनी लायबल फॉर ओन डेट्स, कंपनी जो लोन लिए हुए ना ये खुद लायबल है उनको रीपे करने के लिए। कंपनी ओन एसेट्स, कंपनी ने जो एसेट्स खरीदे हैं उसके मालिक कौन है?
कंपनी। कंपनी इंटाइटल्ड टू रिसीवेबल, रिसीवेबल से पैसे वसूल करने के लिए कौन पैसे वसूल करेगी? डायरेक्टर कंपनी को मैनेज करते हैं। डायरेक्टर शेयर होल्डर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और कंपनी सेपरेट टैक्स पेयर है। अच्छा, ये इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है ना, एक तो ये है कंपनी लायबल फॉर ओन डेट्स, और एक है डायरेक्टर्स मैनेज कंपनी। क्या आपको ये पता चला? डायरेक्टर्स और कंपनी शेयर होल्डर्स अलग अलग पर्सन है। बस ओके। अच्छा, आपको ना यहाँ पे रुक के थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए एक छोटा सा केस, रियल केस बताता हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि सेपरेट पर्सन का मतलब क्या है, लीगल सेपरेट पर्सन का। और जब हम ये कहते हैं कि कंपनी जो लोन लेगी खुद पे करेगी, जो एसेट्स हैं वो उसके अपने हैं वगैरह वगैरह, इस बात से क्या मतलब होता है? एक पर्सन था मिस्टर ए, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी रजिस्टर करवाई। तो पहला सवाल तो यहाँ पे ये कि क्या एक सिंगल पर्सन कंपनी रजिस्टर करवा सकता है? इसका जवाब है यस। उसे सिंगल मेंबर कंपनी बोल। जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं या मेंबर कहते हैं। शेयर होल्डर या मेंबर, ये दो नाम बोले जाते हैं। तो एक पर्सन था, उसने कंपनी रजिस्टर करवाई, ठीक है जी। उसके बाद उस कंपनी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। उस कंपनी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, और उस कुछ अरसे के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट किया। अच्छा, अब जब एग्रीमेंट किया ना, तो उस पर्सन ने बेचने का एग्रीमेंट अपने नाम से किया। मिस्टर, फर्ज कीजिए कंपनी का नाम था कि स्टार्स एसएमसी लिमिटेड, स्टार्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम था। उस पर्सन का नाम था असलम। प्रॉपर्टी खरीदी किसने? जगह, लैंड, बिल्डिंग खरीदी किसने? स्टार कंपनी ने। स्टार कंपनी ने। और स्टार कंपनी का मालिक कौन है? असलम। अब जिस पर्सन के साथ सेल का एग्रीमेंट किया ना, असलम ने अपने नाम से किया, नीचे पार्टी सेलर के तौर पे लिखा असलम, साइन कर दिए। अच्छा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई। जब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई तो असलम सोचने लगा, कहने लगा ये घाटे का सौदा कर दिया, मैंने तो सस्ते में बेच दिया। कुछ अरसे बाद ही कीमत बढ़ गई है, वो मुकर गया। अब बायर कहने लगा, भाई एग्रीमेंट किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाओ, 3 महीने का टाइम लिया था, 3 महीने में पैसे मैंने अरेंज कर दिए हैं, अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराओ। कहने लगा नहीं, 3 महीने में तो प्राइस बढ़ चुकी है, मैं सेल नहीं करूंगा। केस अदालत में चला गया। अदालत में जो सेलर का वकील था, उसने एक नुक्ता उठाया, आपने बताना है वो जस्टिफाइड रीजन है कि नहीं। सेलर के वकील ने कहा, सर जी देखें, कंपनीज एक्ट ये कहता है कि शेयर होल्डर अलग पर्सन है और कंपनी एक अलग पर्सन है, ठीक। और दूसरा, कंपनी एक्ट ये इजाजत देता है कि कंपनी जो कि एक सेपरेट पर्सन, नेचुरल नहीं है, लीगल है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, लेकिन है तो अलग पर्सन ना। तो अलग पर्सन है तो वो एसेट्स को ओन कर सकती है, प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है। तो जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी ना, जब खरीदी गई ओरिजिनली, तो वो तो स्टार कंपनी ने खरीदी थी। इसका मालिक लीगली, इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? स्टार कंपनी। असलम तो इसका मालिक ही नहीं है, तो जो उसका मालिक ही नहीं है वो उसको बेच कैसे सकता है? ये डील वॉइड है, वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। सिर्फ आप बताइए, आपके ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है? ये वॉइड है। शाबाश। रीजन क्या है? वो उसका मालिक ही नहीं था। अच्छा, एक चीज है में रखिए, असलम स्टार कंपनी का मालिक है, स्टार कंपनी प्रॉपर्टी की मालिक है, असलम डायरेक्ट कंपनी का मालिक, ये प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। इसी तरह असलम स्टार कंपनी का मालिक है। स्टार कंपनी अगर किसी से 100 मिलियन का लोन लेती है
तो लोन पे किसने करना है? कंपनी ने पे करना है, स्टार कंपनी ने पे करना है, असलम ने पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि लोन असलम ने नहीं लिया, हालांकि असलम उस कंपनी का मालिक है, लेकिन कंपनी अपनी चीजों की खुद मालिक है, असलम नहीं है। ये बात ज़हन में रखिए, ठीक है। असलम मालिक किस चीज का है? कंपनी का। कंपनी किस चीज की मालिक है? अपने रिसीवेबल की, अपने एसेट्स की, लायबिलिटीज की। असलम का डायरेक्ट ताल्लुक उन एसेट्स और लायबिलिटी से नहीं है। यही आपको इस बात में, इस कंसेप्ट में समझा रहा है कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपने नाम से करेगी, ओनर्स के नाम से, डायरेक्टर्स के नाम से नहीं करेगी। कंपनी ने जो भी डेट्स लिए हैं वो खुद पे करेगी। कंपनी के डेट्स इसके ओनर्स या डेटर्स नहीं, हालांकि वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जरूर हैं। लोन लेंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा, बिजनेस चलेगा, डिविडेंड तो ओनर को मिलेगा, लेकिन ओनर उसको पे करने के लिए लायबल नहीं। क्यों नहीं लायबल? क्योंकि कंपनी सेपरेट पर्सन है, एक पर्सन दूसरे के किए का जिम्मेदार नहीं होता कानून की नजरों में, ठीक है। रिसीवेबल है, डेटर्स हैं, तो उनसे भी पैसे कौन? अब असलम जाके डेटर से कहे, ए भाई डेटर, तुमने कंपनी को पैसे देने हैं तो कंपनी का मालिक मैं हूं, तुमने कंपनी को पैसे देने हैं, कंपनी ने बाद में मुझे देने हैं, तो तुम डायरेक्ट मुझे दे दो। क्या डेटर्स डायरेक्ट असलम को पैसे दे दे? नहीं दे, ठीक है, क्योंकि उनकी डील किसके साथ हुई है? कंपनी के साथ। अगर वो पैसे देंगे तो वो गलत करेंगे, लीगली वैलिड पेमेंट नहीं मानी जाएगी। ये सारी बात समझ आ गई। कंपनी एज सेपरेट लीगल पर्सन या एज सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन समझ आ गया? लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब, तो जब कभी कंपनी जहन में आए तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए? एक रोबोट जो कि जिसके हाथ पैर नहीं है, और वो कंपनी के मेन ऑफिस में एक कमरे पे उसको बिठा के रखा हुआ है बस जी। सर्वेंट कहाँ पे है उसके? हाँ, सर्वेंट उसके आसपास ही है, डायरेक्टर्स, और उसका मालिक कौन है भला? शेयर होल्डर्स, ठीक है। चलिए, शेयर होल्डर में डायरेक्ट में फर्क है, ये पता है ना आपको? शेयर होल्डर है मालिक, और डायरेक्टर्स कौन है? कंपनी के मैनेजर, उसको मैनेज करने वाले, चलाने वाले। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जरा हम बात करते हैं, कंपनी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कंपनी के ओनर्स की। कंपनी के ओनर, ये स्ट्रक्चर जरा समझिएगा। नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पता क्या होता है? कोई रूल नहीं है। आपने सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस स्टार्ट किया, कितना पैसे लेके आए? जितने मर्जी ले आए, 1000 लाना है 1000 ले आए, लाख रुपया लाना है लाख रुपए ले आए, करोड़ रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करना है करोड़ कर लें। ना सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई रूल है, ना पार्टनरशिप में कोई लिमिटेशन है इस तरह की। जितना कैपिटल लाना चाहे उतना कैपिटल ले आए, ठीक है। क्या पहले से कोई डिसाइडेड होता है कि इस बिजनेस में मैक्सिमम इतना कैपिटल आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता? कोई मैक्सिमम लिमिट डिसाइड होती है पहले से? नहीं डिसाइड होती। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलेटरी पर्पसेस के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि देखिए जितना बड़ा बिजनेस होता है ना, गवर्नमेंट उतना ही ज्यादा ये चाहती है कि इसको कंट्रोल करे, उसका इकोनॉमी में उतना ही ज्यादा इंपैक्ट होगा। छोटे छोटे बिजनेस में कोई 1-2 नंबरी हो जाए ना, प्रॉब्लम नहीं होती ओवरऑल इकोनॉमी। बड़े बिजनेस जब 2 नंबरी करे ना अगर, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। इसलिए बड़े बिजनेसेस के लिए रेगुलेशंस भी ज्यादा होती है। तो जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें एक अजीब, आपको शायद अजीब सा रूल लगेगा, लेकिन है तो है। वो क्या है कि जब कभी कंपनी क्रिएट की जाएगी ना, आपने जब रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने उसमें लिखवाना है क्या कि इस कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना हो सकता है, यानी मैक्सिमम इस कंपनी में कितने पैसे कैपिटल के तौर पे इंजेक्ट कर सकते हैं, वो अमाउंट लिखवानी है। वो पैसे फौरी तौर पे इंजेक्ट करना जरूरी नहीं है, फौरी तौर पे बिजनेस में डालना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है क्या कि ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस का कैपिटल कितना होगा। ज्यादा से ज्यादा जी, हाँ बाद में चेंज कर सकते हैं, वो है बिल्कुल आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताना होगा, पहले क्या बताना होगा कि मैक्सिमम कितना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए मैंने कहा कि हम कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए गए,
उधर एक बैठा हुआ था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए, आईडी कार्ड बनवाना हो किधर जाते हैं? ओके। और अगर अब अकाउंट खुलवाना हो बैंक जाते हैं, कंपनी खुलवानी हो, कंपनी स्टार्ट करवानी हो, ऐसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके मुख्तलिफ ऑफिस हैं। ये नहीं है कि SCCP ने अपना सिर्फ एक इस्लामाबाद में ऑफिस बनाया हुआ है। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े शहर हैं ना, सनती शहर जिसमें बिजनेस ज्यादा होता है, हर एक में एक उन्होंने अपना ऑफिसर बिठाया हुआ है। 8 ऑफिस हैं पूरे पाकिस्तान में, उसे बोलते हैं रजिस्ट्रार। तो हम अपने करीब तरीन रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, जो सिंध में कोई और है, पंजाब में कोई और है, KPK में कोई और है, बलोचिस्तान में कोई और है। हमारा जो करीब तरीन, कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनमें एक ही रजिस्ट्रार है, कुछ में ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा है। वो तो डिपेंड करता है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी किस में ज्यादा है। तो रजिस्ट्रार ने पूछा कितना कैपिटल इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर में, अभी करना नहीं है, करोगे, इरादा बताओ, इरादा कितना करोगे? हमने कहा 100 मिलियन। 100 मिलियन के 10 मिलियन? 100 मिलियन। हमने कहा 100 मिलियन ये है। $100 मिलियन फर्ज करें, ये 100 मिलियन है। हमने कहा इतना, ये कितना आ गया? 100 मिलियन। डन। 100 मिलियन कुछ ज्यादा हो गया नहीं नहीं, अब देखें मिसाल समझनी है ना, तो जाहिर है 100 करोड़ कर लें, 100 अरब कर लें, फर्क क्या पड़ता है? लेकिन फिर भी नहीं, मैं चाहता हूं कि सिंपल रहे। ऐसा करते हैं 1000 कर लेते हैं। समझे, 1000 अरब है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। 1000 उसे पूछा कितना शेयर कैपिटल, हमने कहा 1000 अरब। अब अपने अंदर दिमाग ले, अरब 1000 अरब। रजिस्ट्रार ने कहा ठीक है, ये हो गया। हमने पूछा क्या अभी अदा करना है 1000? उसने कहा नहीं नहीं, ये है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये कौन सा है? 1000। लिमिट लगा, ये मैक्सिमम लिमिट है जो आप इशू कर सकते हैं। असल में कितना आपने इशू करना है या कितने पैसे बिजनेस में डालने हैं, ये आपकी मर्जी है। चाहे सारे के सारे आज डाल दें, चाहे 10 आज डाल दें, 20 बाद में, 50 बाद में, आपकी मर्जी है जब हो। हमने कहा अच्छा, और अगर हम 600 इस वक्त बिजनेस में डालना चाहें कि इस वक्त ना कम से कम बिजनेस चलाने के लिए 600 की जरूरत है, तो बाकी बाद में अगर जब जरूरत पड़ेगी तब डाल देंगे, ऐसा मुमकिन है? रजिस्ट्रार ने कहा बिल्कुल मुमकिन है। इस सूरत हाल में आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना होगा? 1000। और इश्यूड कैपिटल कितना होगा? 600। ऑथोराइज्ड कैपिटल कौन सा है? वो कैपिटल जो आप मैक्सिमम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इश्यूड कैपिटल कितना है? जो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो बिजनेस में असल में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा होगा 600 होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है बवक्त जरूरत बढ़ा के 1000 तक पहुंचा सकते हैं, 1000 से ऊपर नहीं जाना। ये जो ऑथोराइज कैपिटल का कंसेप्ट है ना, ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं होता, ये सिर्फ कंपनी में होता है। रीजन ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं, मॉनिटरी पॉलिसीज होती हैं और भी बहुत से चक्कर होते हैं। भाई ये बात समझ आ गई? चलिए 600। अब ये असल में 600 तो मैं कह रहा हूं आपको पता है 600 मिलियन है, 600 कैपिटल है। अब हम सोच रहे हैं, अब मार्केट का ना एक रूल समझिएगा, अगर आप एक 100 कनाल का महल बनाते हैं और उसको फॉर सेल लगाते हैं, उसका बिकना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप 100 कनाल का एक प्लाट लेके एक एक कनाल के घर बनाते हैं, वो आसानी से बिक जाएंगे। और ये सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री, मिसाल दी है, ये किसी एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर या एक मुल्क का फिनोमेना नहीं है, पूरी दुनिया में असूल है कि छोटा इन्वेस्टर ज्यादा होता है, बड़ा इन्वेस्टर
कम होता है। अब हमने कंपनी बना ली, हमें पैसे चाहिए, फर्ज कीजिए हमने फैसला किया जी पूरे का पूरा 1000 रुपया ही ऑथोराइज करवाया है, 1000 ही इशू करना है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, ये पूरे का पूरा प्लाट है 1000 कनाल का फॉर एग्जांपल, क्या ये सारे का सारा एक ही इन्वेस्टर आके खरीदेगा और हमें 1000 दे देगा, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे? कि ये बहुत मुश्किल है कि एक बंदा ऐसा मिले। तो कंपनी को इससे गर्ज है कि 1000 रुपया एक बंदे ने दिया है कि 100 बंदों ने आके 10-10 रुपए दिए, कम इससे कोई गर्ज नहीं, बिजनेस चलाने में इससे कोई गर्ज नहीं है ना। हाँ जी, तो फिर हम क्या कहते हैं, कंपनी का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है इसको छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, कंपनी का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है इसको छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वजह क्या होती है डिवाइड करने की, ताकि इजीली सेल परचेज, छोटा इन्वेस्टर इजीली सेल परचेज कर सके। इन्वेस्टर छोटा होता है, छोटे से मुराद अमाउंट कम लेके आता है लेकिन तादाद ज्यादा होती है। तो 1000 छोटे इन्वेस्टर 10 बड़े इन्वेस्टर से बेहतर होते हैं। एक दूसरी वजह यह भी होता है, छोटा इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है उसे सिर्फ प्रॉफिट से गर्ज होती है, वो रोज रोज आके तंग नहीं करता भाई ये क्या काम कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, वो क्या। बड़ा इन्वेस्टर जो होता है ना वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, दूसरे दिन आके पूछेगा भी भाई सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं, मुझे भी दिखाओ। बड़ा इन्वेस्टर तंग भी करता है छोटा इन्वेस्टर। तो इसीलिए कंपनी का जो पूरे का पूरा हमने शेयर कैपिटल इकट्ठा करना होता है, कंपनी का पूरे का पूरा कैपिटल 1000 रुपया इकट्ठा करना है, तो वो क्या करते हैं, हम कैपिटल के छोटे 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 हिस्से करते हैं। जैसे फर्ज कीजिए ये 1000 रुपए है, ये क्या है 1000, इसके छोटे 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 हिस्से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करेंगे, छोटे 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 हिस्से करेंगे। क्या करेंगे, छोटे 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 हिस्से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये पूरे का पूरा क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ये इन्वेस्टर, अच्छा पहले अगर ये इन्वेस्टर आता भैया इसके पास कितने हैं 10 रुपए पड़े हैं, पहले आता ना अगर जब मेरा 1000 रुपए का पूरा कैपिटल, ये कहता सर जी मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है 10 रुपए है, मैं कहता भाग जाओ। छोटा इन्वेस्टर जिसके पास 10 रुपए है, जिसके पास 20 है, जिसके पास 50 है, जिसके पास 100 है, जिसके पास 200 है, मैं उसको डील नहीं कर पाता, क्योंकि मैं कहता भैया यहाँ 1000 है, या तो पूरे का पूरा लो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो पूरी की पूरी, या कुछ भी नहीं। अब ये छोटे छोटे हिस्से बनाने का फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ भला, कि जो छोटा इन्वेस्टर है वो भी कंपनी का मालिक बन सकता। भाईजान के पास 10 रुपए हैं, मैंने कहा इधर लाओ 10 रुपए, ये लो तुम्हें। अब ये देखिए ये टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना था 1000, इसके हिस्से कितने बनाए, हर हिस्से को बोलते हैं शेयर, हर हिस्से को क्या बोलते हैं, इसीलिए कंपनी के केस में कैपिटल को कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कैपिटल को कैपिटल ही बोलते हैं, पार्टनरशिप के केस में कैपिटल को कैपिटल ही बोलते हैं, लेकिन कंपनी के केस में कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्यों शेयर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि ये कैपिटल छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है। शेयर का मतलब हिस्सा ही होता है ना, तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल का हिस्सा। तो बताइए टोटल कैपिटल कितना था 1000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 100, 10 दहाया 100, 10 गिने तो है 10 दहाया 100। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर 10। इसका मतलब पता क्या है, किसी के पास 10 रुपए भी है ना, मैं उसे भी कहूँ आओ ला भी बिजनेस में इन्वेस्ट करो, लाओ जाने नहीं दूंगा तेरे को, आ जाओ 10 रुपए दो, इसको कितने शेयर दूंगा, ये खुशी से दूसरों को बताता फिर है मैं भी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं भी कंपनी का शेयर होल्डर, और है कहेगा मैं भी कंपनी का मालिक हूं, है ये भाई जैसे अजीम लोग होते हैं। हबीब बैंक लिमिटेड का एक 250 का शेयर खरीद के कहते हैं मैं हबीब बैंक का मालिक हूं, हबीब बैंक का मालिक हूं, और लीगली
सही कह रहा है, क्योंकि हर शेयर होल्डर मालिक है, चाहे छोटी अमाउंट का है चाहे बड़ी अमाउंट का है, मालिक है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये शेयर। अब ये टोटल शेयर कैपिटल है, ये छोटे छोटे से क्या शेयर, ये दूसरा साथ वाला 50 रुपए लेके आया। मुझे बताइए मैं इसको कितने शेयर इशू करूं? इशू करने का मतलब पता है क्या है, कि मैंने इधर से 5, ये समझे कि टिकटें लगी है, पर्ची लगी हुई है, मैंने इसमें से 1 2 3 4 5 टिकटें निकाली और इसको 5 दे दिए। ये टिकट नहीं होती, बेसिकली पेजेस होते हैं, लेकिन मिलते जुलते होते हैं। 5 मैंने इसको शेयर दे दिए और कितने पैसे लिए? 50। मेरा इशूड शेयर कैपिटल कितना हो गया? 60 रुपीज। मैंने 6 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ ₹10। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है मेरा? टोटल 1000। इशूड शेयर कैपिटल कितना हुआ? 60। मैं इसी तरह जो भी आएंगे जिनको भी इशू करता रहूंगा। मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक शेयर इशू कर सकता हूं? तो जब कभी कंपनी आती है ना, कंपनी के में 2 तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल और एक क्या होता है? इश्यूड शेयर कैपिटल। आइंदा जब कभी आए ना ऑथोराइज शेयर कैपिटल 100 अरब रुपए, इश्यूड शेयर कैपिटल 50 लाख, तो आपने इंप्रेस नहीं होना 100 अरब से। क्यों नहीं होना? क्योंकि आपको पता है वो खाली खुली रजिस्टर तो मैक्सिमम अमाउंट है जो कर सकते हैं। हुआ कितना है? 50 लाख। इस कंपनी की असल वर्थ 100 अरब नहीं है, इस कंपनी की असल वर्थ क्या है? 50 लाख। तो ये समझ आया आपको शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी का कैपिटल जो डिवाइड होता है हमेशा किसमें? छोटे छोटे हिस्सों में। ये छोटे छोटे हिस्से को क्या कहते हैं? शेयर। उसके छोटे छोटे हिस्से क्यों करवाए जाते हैं? ताकि इन्वेस्टर छोटा, जितने ज्यादा हिस्से होंगे उतना ही छोटा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकेगा। तो शेयर कैपिटल समझ आ गया क्या है? कंपनी का कैपिटल जो कि शेयर में डिवाइडेड है स्मॉलर पार्ट में। ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब पता है क्या है? कि ये शेयर भाईजान ने खरीद लिया, ये आगे किसी को ट्रांसफर भी कर सकता है, बेच भी सकता है। इसने कंपनी से शेयर खरीदा, ये आगे किसी को सेल भी कर सकता है, किसी को गिफ्ट भी कर सकता है। अगर कोई शेयर होल्डर है, उसने 10 शेयर खरीदे, उसकी डेथ हो गई, तो क्या उसके शेयर उसके वाली वारसान को ट्रांसफर होंगे? बिल्कुल। शेयर के बारे में कहा जाता है शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। शेयर प्रॉपर्टी, आपको पता है ना लॉ में प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? हर एसेट को। तो शेयर भी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से मुराद वो नहीं समझना लैंड एंड बिल्डिंग वाली, लीगल। शेयर भी एक एसेट है। ये दूसरे एसेट की तरह सेल परचेज भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, गिफ्ट के तौर पे भी दिया जा सकता है, इनहेरिटेंस के तौर पे भी ट्रांसफर हो सकता है। और हर दूसरे एसेट की तरह इसके भी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज होती है। लिख ले, शेयर्स हैव राइट्स एज वेल एज लायबिलिटीज। हर एसेट में इसी तरह होता है ना। आप कोई घर आपने होल्ड किया, आपका राइट है, क्या राइट है? रह सकते हैं। लायबिलिटी भी है, क्या? प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है हर साल बाद। हर एसेट के राइट्स और लायबिलिटी होती हैं। मोबाइल है, राइट्स है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लायबिलिटी भी है, खराब हो गया रिपेयर आप ही नहीं करवाना है। भाई बात समझ आई? हाँ। अच्छा, नेचुरल पर्सन ना, आपको पता है वो पैदा होता है, वो मरता भी है। कंपनी कभी नहीं मरती, कंपनी अमर है, हमेशा जिंदा रहेगी। कंपनी क्रिएट होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता, उसको कंपनी को मौत नहीं आती, क्योंकि नेचुरल पर्सन है ही नहीं, वो क्या आर्ट। आपको ऐसी कंपनीज भी मिलेंगी जिनको तकरीबन 200 साल हो गए हैं बने हुए, अभी तक चल रही हैं। हाँ, 200 साल। लेकिन आपको शायद कोई पर्सन नहीं मिलेगा जिसकी उम्र 200 साल हो। तो इसके इसलिए बोला जाता है कंपनी है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब हमेशा, सक्सेशन का मतलब चलती रहेगी। कंपनी का एक फीचर क्या है? एक फीचर है कंपनी का शेयर कैपिटल होता है। ये फीचर समझ आया? कंपनी का कैपिटल छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जिसे शेयर कहते हैं। ये समझ आया? कंपनी का कैपिटल छोटे छोटे शेयर में डिवाइडेड होता है, ये फीचर समझ आया?
वो शेयर अगर आप चाहें तो एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सेल, ये समझ आया। और एक कंपनी अमर है, परपेचुअल सक्सेशन, चलती रहेगी, कंपनी नहीं मरेगी। शेयर होल्डर आएंगे मरेंगे, डायरेक्टर्स आएंगे मरेंगे, कंपनी नहीं मरेगी, वो रोबोट उधर का उधर ही रहेगा। कोई बात समझ आए? चलिए अब है आगे नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओके ओके ठीक है ठीक है, थ्री तक पढ़ते हैं, 3 तक, ओके नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या कर रहे हैं? हाँ जी जी पूछो। क्या कंपनी को किसी भी टाइम डिसॉल्व किया जा सकता है? भाई अभी उसको सही तरह बनने तो दो, वो भी बनने नहीं आ रहा, लेकिन इसका जवाब है यस, कंपनी को किसी भी टाइम पे डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, डिसॉल्व करना मतलब खत्म करना, वाइंड अप करना, इसके लिए लॉ वर्ड यूज करता है वाइंड अप। तो कोशिश करें नेक्स्ट टाइम डिसॉल्व की बजाय, हालांकि मतलब एक ही है लेकिन लॉ में वाइंड अप। लेकिन वाइंड अप करने, कंपनी वाइंड अप भी होगी बाय प्रोसेस, कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी क्रिएट होगी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, और कंपनी वाइंड अप भी होगी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। हाँ, एक कंपनी ने लोन लिया हुआ है, उसके शेयर डिसाइड करते हैं लोन लेके इसको वाइंड अप कर दिया जाए। तो यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपने वही दिमाग पाया है जो बड़े बड़े अमीर लोगों का दिमाग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होता है। ऐसे लोग जो पैदा तो गरीब होते हैं लेकिन मरते नहीं गरीब। शाबाश, वेल डन। ये पॉसिबल है और इसका मिस यूज भी करते हैं लोग, ये तो मजाक की बात कर रहा था। मिस यूज भी करते हैं लोग कि लोन लिया कंपनी के नाम पे, दाएं बाएं किया और फिर बाद में कंपनी को वाइंड अप करवा दिया। और ये इवन फॉरेन कंट्री में, पाकिस्तान में भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ऐसी भी एग्जांपल्स है, बैंक से लोन लिया और उसको माफ करवा लिया, वाइंड अप करवा लिया, और वो लोन असल में किधर जाता है भला? किसकी जेब में? शेयर होल्डर्स की जेब में। ठीक है, लेकिन बहरहाल हमने इस तरह की चीजें नहीं पढ़नी, हमने वो पढ़नी है जो किताबों में लिखी हुई हैं। इस तरह की चीजें किताबों में नहीं लिखी होती, ये प्रैक्टिस के गुरु आपको सिखाते हैं। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।